हेलो नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनआर करंट जीके क्लासेज में। हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लेटेस्ट डब्ल्यूएलआई क्वेश्चन पेपर के बारे में। टोटल 110 क्वेश्चन हल कराने वाला हूं व्याख्या के साथ में, जो आगामी परीक्षाओं जैसे एलडीसी या डब्ल्यूएलआई जितने भी एलडीसी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ में 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं इस वीडियो में बताऊंगा, तो आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। शुरू करते हैं। देखिए, ये रहा पेपर है। टोटल आपको 120 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। 100 मार्क का क्वेश्चन होगा। टोटल 110 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं। नेगेटिव मार्किंग भी होती है। लेवल 6 के लिए वैकेंसी होती है, जिसका पे बैंड जो होता है लेवल 6 का 35,400 की ये वैकेंसी होती है। तो ये यहाँ पर पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस पेपर की जो पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप टेलीग्राम पे जाके लिंक पे ज्वाइन करके वहाँ पर बहुत सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके अलावा आपको कोई भी इंक्वायरी है पीडीएफ से रिलेटेड या कुछ और इंक्वायरी है, तो आप मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 8955097450 पर भी संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको कोई पीडीएफ चाहिए या किसी भी प्रकार का कोई हेल्प चाहिए, तो आप 8955097450 पर भी मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत राजनीति में भाग लेना वर्जित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं डीपली तरीके से एक बार समझा देता हूं, उसके बाद हम इसका आंसर देंगे। ऑटोमेटिक आप इसका आंसर दे देंगे। रेल सेवा आचरण नियम 1966, ये 1966 में बने थे। टोटल 31 रूल होते हैं। 31 सॉरी, टोटल 26 रूल होते हैं। डी एंड आर होते हैं 31, और रेल सेवा आचरण नियम जो होते हैं वो 26 रूल होते हैं। रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल 1966, टोटल 26 रूल होते हैं। 26 रूल में जो इम्पोर्टेंट रूल हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आप अच्छे से सुनिए। रूल नंबर फर्स्ट में संक्षिप्त नाम से संबंधित है। रूल नंबर 2 है परिभाषाओं से संबंधित है। रूल नंबर 3 में ए देखिए इंपॉर्टेंट है, तत्परता और शिष्टाचार। 3 जो बी है, 3 बी ये सरकार की नीतियों का पालन करना। 3 सी ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आता है। महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है। रूल नंबर 5, देखिए, रूल नंबर 5 राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेना वर्जित है। रूल नंबर 5 के हिसाब से 5 में जो बताया गया है कि आप यदि रेल सेवक हैं, रेल कर्मचारी हैं, तो आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। तो यहाँ पर देखिए, राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेना रूल नंबर 5 है। ऑप्शन ए राइट है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। तो रूल नंबर 6, संघ या संगठन में शामिल नहीं हो सकते। यदि आप रेलवे संगठन के अलावा किसी भारी संगठन में शामिल होना चाहते हैं तो आप शामिल नहीं हो सकते, उसके लिए वर्जित है। रूल नंबर 7 में कि प्रदर्शन, धरना या जुलूस, रेलवे जो प्रदर्शन है, धरना है, जुलूस है, उसमें भाग ले सकते हो, यूनियन के जो होते हैं। लेकिन बाहरी जो संगठन है उनके साथ आप प्रदर्शन, धरना या जुलूस में भाग नहीं ले सकते। रूल नंबर 8 है। रूल नंबर 8 में है कि प्रेस या मीडिया से संबंध रखना वर्जित है। रूल नंबर 9 की बात करें तो सरकार की आलोचना करना वर्जित है। सरकार की आलोचना करना वर्जित है। रूल नंबर 12 की बात करें, पूर्व अनुमति के बिना चंदा इकट्ठा करना वर्जित है। पूर्व अनुमति के बिना चंदा इकट्ठा करना वर्जित है। रूल नंबर 13 ए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार पेपरों में आता है। दहेज लेना या देना वर्जित, रूल नंबर 13 ए। उसके बाद रूल नंबर 15 की बात करें तो निजी व्यापार या नौकरी करना वर्जित है। रूल नंबर 15 ए।
रूल नंबर 15A रेलवे आवासों के दुरुपयोग से संबंधित है कि आप रेलवे आवास में जैसे भेड़ बकरियां, भैंसें, गाय ये नहीं पाल सकते, अनैतिक गतिविधियां नहीं कर सकते और रेल आवास को किराए पर नहीं दे सकते। रूल नंबर 22 की बात करें तो रूल नंबर 22 में ड्यूटी के दौरान नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना या सेवन करना वर्जित है। रूल नंबर 22A ये भी इम्पोर्टेंट है, बाल श्रम पर रोक है कि 14 वर्ष से कम उम्र के या आयु के बच्चे हैं उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता। और रूल नंबर 26 की बात करें तो रूल नंबर 26 है प्रशासनिक आदेशों का पालन करना, जो प्रशासन ने कोई आदेश दिए हैं उनका पालन करना। ये टोटल 26 रूल हैं, इंपॉर्टेंट रूल आपको मैंने बता दिए हैं। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा जो रूल हैं उनको भी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ लिखना संभव नहीं है, बहुत समय लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर देखिए पूछा गया था कि राजनीतिक गतिविधि में भाग लेना वर्जित है, तो रूल नंबर 5 के तहत आप राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रॉड गेज में रेलवे के बीच की दूरी क्या है? 3 प्रकार की लाइन होती हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज में जो रेल पटरियों के बीच की दूरी होती है 1.67 होती है, मीटर गेज में 1 मीटर ही होती है और नैरो गेज में 2 प्रकार की नैरो गेज होती हैं। 2 प्रकार की नैरो गेज में एक तो पॉइंट 762 होती है और दूसरी होती है 0.610, ये नैरो गेज में होती है। तो यहाँ पर ब्रॉड गेज पूछा गया था तो 1.67 होता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि SF3 जारी किया गया है तो किसके हस्ताक्षर से? तो अंडर हुज सिग्नेचर इफ SF3। देखिए जो शास्ती है या जो पेनल्टीज हैं उनके बारे में बात हुई है, पहले हम उनको अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद इसका हल करेंगे। पेनल्टीज जो होती है करीब 14 प्रकार की पेनल्टी होती हैं, जिसमें ABC कुछ ऐसे भी होती हैं। तो आप यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पेनल्टीज है वो आपको मैं बता देता हूँ। पहला देखिए SF1 होती है, किसी को निलंबन करना होता है, निलंबित करना होता है तो SF जारी होता है, SF1 जारी होता है। SF2 की बात करें तो माना गया निलंबन यदि जैसे कोई कर्मचारी है उसको पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है, जब से पुलिस हिरासत में लिया जाएगा उसी समय से उसको निलंबित माना जाएगा। SF3 की बात करें तो निर्वाह भत्ते के लिए घोषणा पत्र है। SF4 की बात करें, निलंबन को रद्द करना, जब SF1 जारी हुआ था, निलंबन किया गया था तो उसको रद्द करने के लिए SF4 जारी किया जाता है। SF5 की बात करें बड़ी शास्ति, मेजर पेनल्टी होती है। SF6 की बात करें, आपने सुना होगा कि SF5 जारी हुई है, तो SF5 का मतलब कि बड़ी शास्ति है, बड़ा उसको यहाँ पर क्या होगा, नुकसान होगा। SF6 से ये दस्तावेजों के निरीक्षण की अनुमति नहीं देने की सूचना से संबंधित है। SF7 की बात करें तो SF7 में जांच अधिकारी की नियुक्ति। SF8 की बात करें तो ये प्रस्तुत अधिकारी की नियुक्ति। SF9 को हटा दिया है। SF10 की बात करें तो ये SF10 में संयुक्त कार्रवाई के आदेश है। SF11 आपने सुना होगा कि SF11 आई है, SF11 जारी हुई है, तो ये छोटी शास्ति होता है, माइनर पेनल्टीज होती हैं। SF13 की बात करें तो SF13 में क्या है कि जो रेलवे कर्मचारी है सेवानिवृत्त हो चुका है, उसके विरुद्ध कार्रवाई यदि करनी है तो राष्ट्रपति से परमिशन ली जाती है। और SF14 की बात करें तो सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी के लिए चार्जशीट। यहाँ देखिए अब मैंने ये पेनल्टीज आपको बता दी हैं। अब यहाँ पूछा गया था कि SF3 जारी किया गया है तो किसके हस्ताक्षर होंगे? तो SF3 कब जारी होता है? निर्वाह भत्ते के लिए, घोषणा पत्र के लिए। तो SF3 पर साइन निलंबित कर्मचारी ही करेगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल सेवा आचरण नियम 3C की किस रेलवे कर्मचारी से संबंधित है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था 3C, अभी कुछ देर पहले बताए थे। रेल सेवा आचरण नियम 1966 में 3C
महिला यौन उत्पीड़न से संबंधित है, तो ऑप्शन बी में देखिए महिला कर्मचारियों का यौन उत्पीड़न, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, रेल सेवा आचरण नियम के किस नियम के तहत रेलवे आवास को किराए पर देने से प्रतिबंध है? अभी आपको मैंने बताया था कि 15 में बताया था मैंने आपको निजी व्यापार या नौकरी करना वर्जित है, और 15 ए में बताया था कि रेलवे आवासों के दुरुपयोग से संबंधित है कि आप रेलवे आवास को किराए पर नहीं दे सकते, उसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, अनैतिक गतिविधियां उसमें नहीं कर सकते, भेड़ बकरियां भैंस ये नहीं पाल सकते, तो दुरुपयोग से संबंधित है, तो 15 ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विद्युत इंजनों का उत्पादन किया जा रहा है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक लोकोजन बीइंग डन एट, तो देखिए एमसीएफ जो है मॉडर्न कोच फैक्ट्री ये रायबरेली में है, और इसमें कोच का निर्माण किया जाता है, कोच का निर्माण किया जाता है। आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जिसमें जो वंदे भारत है उसका निर्माण किया जा रहा है, पेराम्बूर में है ये। और आरसीएफ जो है रेल कोच फैक्ट्री ये कपूरथला पंजाब में है। सीएलडब्ल्यू ये वेस्ट बंगाल में है, ये कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, और इसमें लोको का उत्पादन किया जाता है। चित्रंजन लोकोमोटिव वर्क से लोको का उत्पादन करती है, विद्युत इंजनों का उत्पादन करती है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। एमसीएफ मॉडर्न कोच फैक्ट्री, आईसीएफ इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, और आरसीएफ रेल कोच फैक्ट्री। कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछ ली जाती है और जगह भी पूछ ली जाती है। तो एमसीएफ कहाँ है? रायबरेली में, आईसीएफ पैराम्बूर में, आरसीएफ कपूरथला पंजाब में है। आर अभी नया क्वेश्चन कई बार आता है कि वंदे भारत का निर्माण कहाँ हो रहा है, तो ये आईसीएफ द्वारा निर्माण हो रहा है पैराम्बूर चेन्नई में। इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन डी हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8, रेल भवन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रेल भवन किस लिए प्रसिद्ध है? रेल भवन इज फेमस फॉर, रेल मंत्रालय का कार्यालय इसमें है इसलिए ये फेमस है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे कर्मचारी को निलंबित करने के लिए कौन सा फॉर्म जारी किया जाता है? आपको अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो शास्ती हैं वो 14 प्रकार की शास्ती हैं, और एसएफ 1 में कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, और निलंबन रद्द कब किया जाता है? SF4 जारी करके। तो SF1 ऑप्शन ए देखिए राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए हिंदी में SF1 सब में SF1 लिखा हुआ है, लेकिन इंग्लिश में SF2 SF5 SF11, तो आपको यहाँ पर हिंदी का ही देख लेना है, इंग्लिश का और हिंदी का दोनों एक सेम लिखा हुआ है, वही सही आंसर होगा, ऑप्शन ए। जब भी आप पेपर हल करते हैं तो मैं यहाँ पर एक दो चीज इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। एक तो आप को किसी क्वेश्चन में जब कंफ्यूजन है तो उसका इंग्लिश वर्जन आप पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा, और जब क्वेश्चन चेक भी होते हैं तो भी वहां पर इंग्लिश का ही सही माना जाता है। दूसरा चीज ये है कि जब भी आप क्वेश्चन पेपर हल करते हैं तो वहां पर नहीं और है कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है या है ये दिया हुआ है, वो चेक कर लें आप। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर हो गया SF1। 10वें का आंसर देखिए 0.012 इंटू 0.15 का गुणनफल क्या होगा? तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आप गुणा कर सकते हो, तो 0.0018 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा अकादमी कहाँ है? तो ये जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा अकादमी, विहारी जी जगजीवन राम रेलवे प्रोटेक्शन अकादमी ये कहाँ है? तो ये अकादमी में क्या होता है, ये अकादमी जो है वो IRPFS भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा है, और जो RPF के इंस्पेक्टर हैं उनके जो कैडेट हैं उनको प्रशिक्षण देती है, और ये लखनऊ में है। ये कहाँ है? लखनऊ में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। लखनऊ में ही RDSO आपने पढ़ा होगा, RDSO ये भी लखनऊ में ये है। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12, लोहो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज आयरन मैन। यहाँ पर देखिए आयरन मैन आपने जब तैयारी स्टार्ट की होगी तो बहुत सारे उपनामों से ऐसे व्यक्तियों को पढ़ा होगा, तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू के नाम से जानते हैं। राजेंद्र प्रसाद को राजेंद्र बाबू या देश रत्न के नाम से जाने जाते हैं, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। BR अम्बेडकर को किस नाम से जानते हैं? बाबा साहब के नाम से जानते हैं, या संविधान के पिता के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पिछले 3 वर्षों में MACP के लिए न्यूनतम ग्रेडिंग क्या है? ये पूछा गया है। मिनिमम ग्रेडिंग फॉर MACPS इज इन दी लास्ट
3 years in the last 3 years। यहाँ पर इसका पूरा डाटा मैं आपको बता देता हूँ, पहले वो समझ लीजिए। MACPS क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो M से मॉडिफाइड, A से एस्वर्ड, C से कैरियर, P से प्रोग्रेशन स्कीम। मॉडिफाइड, मॉडिफाइड, एस्वर्ड, कैरियर, प्रोग्रेशन स्कीम, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1 सितंबर 2008, 1 सितंबर 2008 इसकी शुरुआत हुई थी। पूरा सेवा काल, जितनी भी सेवा है आपकी, पूरे सेवा काल में 3 बार MACP मिलती है, मतलब वित्तीय लाभ मिलता है। वो आपको 10 वर्ष, 20 वर्ष और 30 वर्ष के अंतराल पर दिया जाता है। 10-10 वर्ष के गैप में ये दिया जाता है, हर 10 साल में इसको दिया जाता है। तो यहाँ जो पूछा गया है तो उसकी ग्रेडिंग क्या रहेगी। अपार में आपने देखा होगा कि गुड, वेरी गुड, एवरेज और आउटस्टैंडिंग इस प्रकार से रहता है। तो यदि वेरी गुड है 3 साल का, लगातार 3 साल का, इसमें भी ध्यान देखिए, लगातार 3 साल का वेरी गुड है, तभी आपको MACP का लाभ दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 22 श्रेणी के शहर में मूल वेतन प्लस NPA जहां लागू हो के प्रतिशत के रूप में HRA की दर क्या है। HRA अभी 10%, 20%, 30% कुछ चल रहा है। पहले जो HRA था वो 9, 18, 27 था। 7वें पे कमीशन में 8, 16, 24 था। तो DA जब 50% प्लस हो गया है, 50% प्लस हो गया है, तो 10, 20, 30 में ये मिल रहा है। तो X, Y और Z इस प्रकार से शहरों को डिवाइड किया हुआ है। X में 30%, Y में 20% और Z में 10% ये दिया जाता है। तो यहाँ 22 श्रेणी पूछा है, 20% मिलेगा। मिनिमम जो HRA है वो 3600 रुपये है। मिनिमम जो HRA है वो 3600 रुपये दिया जाता है। अगला देखिए, इसका तो आंसर हो गया 20%, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, उच्च पदों पर चयन हेतु अनुसूचित जाति या जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए चयन पूर्व कोचिंग की अवधि कम से कम डैश होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि आप जिस भी ग्रेड में काम कर रहे हैं, उच्च ग्रेड का कोई भी पेपर देना चाह रहे हैं, तो SC और ST जो कर्मचारी हैं उनको कोचिंग दी जाती है। और वो कोचिंग कितने दिनों की होती है ये पूछा गया है। तो वो 21 दिनों की कोचिंग होती है। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन में 1 सप्ताह दिया हुआ है, 3 से 4 सप्ताह दिया हुआ है, 5 से 6 सप्ताह दिया हुआ है और 8 सप्ताह। तो 21 दिन का एवरेज मान सकते हैं, 3 से 4 सप्ताह। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 से 4 सप्ताह की वो ट्रेनिंग दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का प्रावधान है, इसके लिए आवश्यक श्रमिकों की न्यूनतम संख्या क्या है, ये पूछा गया। अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 देयर इज ए प्रोविजन ऑफ फर्स्ट एड बॉक्स। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर द सेम। यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं, डाटा को समझ लेते हैं। इस क्वेश्चन से संबंधित पूरा डाटा मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन का आंसर हम बाद में देंगे। यदि 30 प्लस, यदि किसी भी कारखाने में 30 प्लस महिलाएं हैं तो पालना घर की आवश्यकता होगी, मतलब पालना घर होना जरूरी है, मतलब क्रेचर होना जरूरी है। यदि 150 से ज्यादा कर्मचारी हैं या 150 कर्मचारी हैं तो फर्स्ट एड बॉक्स होना जरूरी है। यदि 250 से ज्यादा कैंडिडेट हैं तो कैंटीन होना जरूरी है, कैंटीन होगी। यदि 500 से ज्यादा कर्मचारी हैं, 500 कर्मचारी हैं तो WLI होगा और एम्बुलेंस होगी, WLI और एम्बुलेंस होगी। अगर 500 में तो ये हो गया, और अगर 1000 कर्मचारी हैं तो वहां पर CS होगा, चीफ सेफ्टी ऑफिसर है, चीफ सेफ्टी ऑफिसर होगा। तो यहाँ जो पूछा गया था फर्स्ट एड बॉक्स, तो फर्स्ट एड बॉक्स किस पे मिलेगा। फर्स्ट एड बॉक्स 150 पे मिलेगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 30 पे पालना घर, 150 पे क्या होगा फर्स्ट एड बॉक्स, 250 पे कैंटीन, 500 पे WLI एम्बुलेंस और 1000 पर CSO चीफ सेफ्टी ऑफिसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। RTI अधिनियम की धारा किस RTI अधिनियम की किस धारा के तहत केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने की कोई बाध्यता नहीं होगी। पहले हम RTI के बारे में बात कर लेते हैं। और RTI की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। RTI राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन।
ये संसद में पास हुआ था 15 जून 2005 को, और पूरे भारत में लागू हुआ था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ था। टोटल 31 सेक्शन होते हैं, 6 चैप्टर होते हैं, 10 रुपए की फीस होती है। प्रथम अपील की सूचना 30 दिन में देना आवश्यक है। द्वितीय अपील की सूचना 90 दिन में आवश्यक है, और जीवन या मरण का मामला होता है तो 48 घंटे में सूचना मिल जानी चाहिए। यहाँ जो पूछा गया था कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना देने की कोई बाध्यता नहीं होगी, तो जो सेक्शन दिए हुए 31, इसमें जो खंड है दिए हुए 31 जो खंड दिए हैं, उसमें यह पूछा गया है कि जो सूचना अधिकारी है, जो सूचना देता है, उसको मतलब सूचना नहीं देगा, किस खंड के तहत नहीं देगा, तो खंड 8 है। खंड 8 में क्या है? खंड जो 8 है उसमें नहीं दिए जाने वाली सूचना है, जो जैसे देश को खतरा उत्पन्न हो सकता है, ऐसी कुछ सूचना, सिक्योरिटी से, देश हित की जो सूचना है उनको आप नहीं दे सकते। ये खंड 8 में दिया हुआ है, तो उसकी बाध्यता यहाँ पर नहीं होगी कि आप खंड 8 के तहत कोई जैसे देश से रिलेटेड कोई सूचना मांग रहा है तो उसको सूचनाएं नहीं दी जाएंगी खंड 8 के तहत। खंड 8 के तहत खंड 6 में क्या है? डे से संबंधित है। डे से संबंधित मतलब आरटीआई का जवाब का समय। अभी आपको बताया था कि प्रथम जो अपील है वो 30 दिन में, 90 दिन में दूसरी अपील, और 48 घंटे में यदि जीवन मरण का मामला होता है तो 48 घंटे में सूचना मिलेगी। तो ये तो रहा आरटीआई का आंसर, हो गया ऑप्शन बी 8। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। 1/1/2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ग्रेजुटी टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, 1/1/2004। तो इस 1/1/2004 पहले ये 20 लाख थी। अभी जब डीए 50% बढ़ गया तो जितने भी भत्ते हैं उसमें 25% की वृद्धि हुई है, तो ये क्या है? 25 लाख हो गया है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। अगला देखिए, 7 बी सीपीसी में न्यूनतम पारिवारिक पेंशन कितनी है? तो ये 9,000 होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 9,000 रुपये, 9,000 रुपये। ये जो पारिवारिक पेंशन है ये कब से शुरू हुई थी? 1/1/1964 से। 1 जनवरी 1964 से ये शुरू हुई थी। और रेलवे में पेंशन की बात करें तो ये 16 नवंबर 1957, 16 नवंबर 1957 से ये पेंशन शुरू हुई है रेलवे में। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, एलईडी का मतलब क्या है? फुल फॉर्म पूछी गई है एलईडी। तो एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है, लाइट एमिटिंग डायोड। एल से लाइट, एल से लाइट, और ई से एमिटिंग, डी से डायोड। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी फुल फॉर्म पूछी गई है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईआरईसी, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड है। ऐसे ही होता है आईआरईएम, इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट मैनुअल। तो सी पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे इस्टेब्लिशमेंट कोड ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रेलवे, ई से इस्टेब्लिशमेंट, और सी से कोड। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। 1,000 मीटर होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है? ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। तो ट्रेड यूनियन में देखिए, यहाँ पर हम सभी अनुच्छेद को एक बार देख लेते हैं। अनुच्छेद 23 ये क्या है? मानव तस्करी या जबरन श्रम से संबंधित है। अनुच्छेद 24 की बात करें तो कारखाने या फैक्ट्रियों में बच्चों से काम नहीं करा सकते, 24 में। अनुच्छेद 14 की बात करें, अनुच्छेद 14 जो दिया हुआ है उसको बात करें तो कानून की नज़रों में सभी समान है, ये अनुच्छेद 14 में दिया हुआ है। 19 में देखिए, 19 में ए बी सी डी ऐसे 4 होते हैं। 19 एक का सी यहाँ दिया हुआ है, 19 एक का ए, 19 एक का बी, 19 एक का सी, 19 एक का डी, इस प्रकार से 4 होते हैं। तो यहाँ पर देखिए
ट्रेड यूनियन की स्वतंत्रता देता है, तो ये 19(1) का सी देता है। अगर हम बात करें 19(1) के ए की बात करें, तो ए में क्या है, अभियुक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। बी की बात करें तो बिना हथियार के शांतिपूर्वक आप किसी भी जगह या स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। सी में दे दिया ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। और डी की बात करें, भारत में कहीं भी आप स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकते हैं। ये स्वतंत्रता से संबंधित है 19, आर्टिकल 19। और यहाँ जो एक का सी पूछा गया था, ट्रेड यूनियन बनाने की स्वतंत्रता। ट्रेड यूनियन आप कब बना सकते हो, जब आप 7 या 7 से अधिक लोग मिलकर बनाना चाहें। कम से कम 7 यहाँ पर लोग होने आवश्यक हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सीपी ग्राम्स स्टैंड फॉर, मतलब इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है सीपी ग्राम की। सीपी ग्राम की फुल फॉर्म क्या है, तो सीपी ग्राम, सी से सेंट्रलाइज होता है, पी से पब्लिक होता है और जी से गवर्नेंस। तो देखिए यहाँ पर सी में लिखा हुआ है सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गवर्नेंस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सी इज राइट आंसर हो जाएगा, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक गवर्नेंस रेडरेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ये भी फुल फॉर्म पूछी गई है रेस की, RESS, आपके सभी के मोबाइलों में होता है, जो रेलवे कर्मचारी हैं उनके सभी के मोबाइल में है, जिसमें पेमेंट देखते हैं, पेमेंट स्लिप देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, तो फुल फॉर्म होती है रेलवे एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 25। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखिए यहाँ पर मेरी पढ़ाने की स्पीड थोड़ी ज़्यादा है, आप वीडियो को या अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। और इसका रीज़न ये है कि मैं तेज़ी से बोल रहा हूँ, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिल जाए। देखिए 26 का, कुल मिलाकर 80 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वालों को उत्कृष्ट के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पात्रता के क्षेत्र में अपने वरिष्ठों की संख्या के डैश 50% को पीछे छोड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो 50% कहाँ है, ऑप्शन डी में। यहाँ देखिए पहले 2018 से पहले 2018 से पहले ये जो क्वेश्चन पे होते थे, क्वेश्चन मतलब पेपर होते थे, उसमें डेस्क्रिप्टिव टाइप में लिखा जाता था। तो उस समय की बात है कि जब आप 80% से अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो उत्कृष्ट के रूप में, मतलब आउटस्टैंडिंग के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। अब वो जो डेस्क्रिप्टिव टाइप है वो खत्म हो चुका है और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अभी आते हैं। और कब से आने लगे हैं, 14/12/2018 से ये स्टार्ट हो चुका है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। अभी जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव में होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर CRIS, क्रिस का पूर्ण रूप पूछा गया है। CRIS, तो क्रिस सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्रिस सेंट्रल फॉर रेलवे सिस्टम, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना क्रिस की जुलाई 1986 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसका जो उद्देश्य होता है, भारतीय रेलवे के संचालन में यात्री सेवाओं जैसे माल ढुलाई, यात्री सेवा है और कर्मचारियों से जुड़े सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को डिजाइन करना, विकसित करना, ये इसका उद्देश्य होता है क्रिस का। फुल फॉर्म पूछी गई थी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। कब चालू हो इसकी स्थापना, जुलाई 1986 में स्थापना हुई और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति केवल निम्नलिखित में से की जाती है। अनुकंपा के आधार पर, तो भर्ती ग्रेड, इंटरमीडिएट, प्रमोशनल ग्रेड, सर्वोच्च ग्रेड। देखिए भर्ती ही की जाती है अनुकंपा के आधार पर, प्रमोशन नहीं होता है, इंटरमीडिएट भी नहीं होता है, सर्वोच्च ग्रेड भी नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ए इज राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 28। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, गोदान के लेखक क्या है। एक पुस्तक है गोदान, उसके लेखक के बारे में पूछा गया है। जब हम तैयारी करते थे उस समय ये पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आता था, तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए गोदान के लेखक है प्रेमचंद। प्रेमचंद की और भी पुस्तकें हैं, जैसे गवन है, निर्मला है, कर्म भूमि है, सेवा सदन है, ये प्रेमचंद की और भी है। जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये जैसे कामयानी, आंसू, झरना, लहर, ये इसकी इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं। महादेवी वर्मा का एक क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर रहा है, यामा पुस्तक, यामा के लेखक कौन है, तो ये महादेवी वर्मा है। इसके अलावा जैसे निहार है, रश्मि है, नीरजा है, दीपशिखा है,
ये महादेवी वर्मा की पुस्तकें हैं। सुरेंद्र शर्मा की बात करें तो ये क्या है, हास्य पुस्तक लिखते थे और हास्य पुस्तकों में इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है मानसरोवर के कोए और बुद्धिमानों की मूर्खताएं, ये इनकी पुस्तकें हैं। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। इसका तो आंसर आपको पता लग गया कि 29 का ए है। 30 की बात करें कि एक ही स्टेशन के भीतर स्थानांतरण के लिए जहां निवास में कोई परिवर्तन शामिल नहीं है, समग्र स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन का डैश दिया जाएगा फॉर ट्रांसफर विद इन द सेम स्टेशन वेयर नो चेंज इन रेजिडेंस इज इन्वॉल्व कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट पेड डैश ऑफ बेसिक पे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले कई बार पूछा जाता है सीटीजी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। ये कब मिलता है, जब आपको रेलवे हित में, प्रशासन हित में ट्रांसफर किया जाता है। म्यूचुअल ट्रांसफर या ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर पर सीटीजी नहीं दी जाता। ये पहले ये क्लियर कर लीजिए। अब इसके 3-4 पॉइंट हैं कि कब कितना मिलेगा। यदि आपका ट्रांसफर 20 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किया जा रहा है और आपका रेजिडेंस चेंज हो रहा है, निवास चेंज हो रहा है, तो आपको मूल वेतन का 80% सीटीजी मिलेगा। दूसरे पॉइंट की बात करें कि 20 किलोमीटर से कम लेकिन और आवास चेंज हो रहा है, 20 किलोमीटर से कम है और फिर भी आवास चेंज हो रहा है, तो आपको मूल वेतन का 1/3 मिलेगा। और तीसरे पॉइंट की बात करें कि 20 किलोमीटर से कम है लेकिन आवास में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको कितना परसेंट मिलेगा, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नील मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 1/3 दिया हुआ है, 80% दिया है, 20 और 50%, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिवर्तन शामिल नहीं, मतलब कोई रेजिडेंस में चेंज नहीं है, इसलिए ये चारों ही गलत हो जाएंगे। और यदि किसी ने आंसर की देखी हुई है तो वहां पर 1/3 दिया हुआ है, लेकिन सही आंसर है इसका नील, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आवास में कोई भी परिवर्तन नहीं है। यहाँ यदि आवास में परिवर्तन होता तो 1/3 उसको मिलता। तो ये आप यहाँ पर समझ लीजिए। इसके अलावा 1-2 पॉइंट और समझिए। यदि सेवानिवृत्ति की स्थिति है, यदि कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है तो उसके लिए 20 किलोमीटर या 20 किलोमीटर से को मतलब नहीं है कि 20 किलोमीटर अधिक जा रहा है, 20 किलोमीटर कम है, उसको 80% मिलेगा ही। इसके अलावा एक पॉइंट और समझिए कि 180 दिन से कम अवधि के लिए यदि आपका अस्थायी स्थानांतरण किया जाता है तो भी आपको सीटीजी नहीं मिलेगा। ये पॉइंट यहाँ पर समझ लीजिए। तो यहाँ जो आंसर है सभी गलत है और कुछ भी नहीं मिलेगा, ये इसका आंसर हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए, कर्मचारी एवं कल्याण सुविधाओं के अंतर्गत व्यय प्रभावित किया जाता है। जो WLI एवं जो सुविधा है उसके अंतर्गत व्यय प्रभावित किया जाता है। पहले हम चारों डिमांड को यहाँ पर समझ लेते हैं, तीनों चारों जो डिमांड है उनको यहाँ पर समझ लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 31 है, 31 में देखिए डिमांड 32 की बात करें तो ये क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल जो संविदात्मक जो भुगतान होते हैं उनके लिए डिमांड 32 होती है। और 28 की बात करें तो 28 होती है कॉस्ट ऑफ मटेरियल डायरेक्ट परचेज, इसके लिए डायरेक्ट परचेज के लिए 28 होती है। और डिमांड 11 की बात करें तो ये कर्मचारी कल्याण एवं भुगतान के अंतर्गत जो व्यय है उससे संबंधित होती है। और डिमांड 65 की बात करें तो ये रेलवे बोर्ड के प्रशासनिक खर्चों से संबंधित होती है। तो यहाँ पर जो पूछा गया था कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाओं के अंतर्गत, तो डिमांड 11 होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैंने डिमांड आपको बता दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या में वर्ष में 2 बार वृद्धि के अनुसार कौन से भत्ते संशोधित हैं, मतलब वर्ष में 2 बार वृद्धि होती है। तो देखिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस कब बढ़ेगा, जब आपका इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट कब लगता है, साल में एक बार। मकान किराया भत्ता भी इंक्रीमेंट जब बढ़ता है तो वो बढ़ेगा, तो ये भी एक बार। और स्थापन जो है अलाउंस वो भी साल में एक बार, लेकिन जो महंगाई भत्ता है साल में 2 बार बढ़ता है। एक तो 1 जनवरी और 1 जुलाई से मिलता है आपको, जैसे अप्रैल मई में या मार्च अप्रैल में मिलता है, इधर अगस्त सितंबर में डीए मिलता है। अभी डीए वर्तमान में कितना परसेंट है, 60% है।
अब आप बोलोगे 60%, आप वीडियो अगर 5 महीने बाद देख रहे हो तो 60% का कोई मतलब नहीं है। मैं वीडियो अभी 5 जून को बना रहा हूँ तो 60% ये पता चल रहा है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन कहाँ स्थित है? मतलब आरडीएसओ, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, आरडीएसओ के बारे में पूछा गया है। कहाँ है उससे महत्वपूर्ण होता है आरडीएसओ की फुल फॉर्म, ये आता है कई बार, तो ये इसकी फुल फॉर्म होती है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये लखनऊ में है। लखनऊ कहाँ पे? यूपी में है। इसका जो उद्देश्य होता है रेलवे को आधुनिक बनाना और नई नई तकनीक विकसित करना, ये इसका उद्देश्य है। इसकी स्थापना 1957 में हुई है। 1957 में आरडीएसओ की स्थापना हुई है। और फुल फॉर्म आपको बता दिया, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 34। यहाँ पर देखिए बहुत सारी फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आईआरपीएस, तो आईआर इंडियन रेलवे और क्या होता है, पर्सनल सर्विस होती है। पर्सनल सर्विस होती है, तो पर्सनल देख लेते हैं। ये प्रोविजनल हो गया, प्रोफेशनल हो गया, ये पुलिस हो गया। यहाँ अगले में देखिए पर्सनल सर्विस, ये हो जाएगा इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 34। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 35। रेल सेवा आचरण नियमावली लागू की गई थी, अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था। रेल सेवा आचरण नियम, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल है, 1966 में लागू किए गए थे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नियम के तहत प्रारंभिक मूल वेतन निर्धारण की अनुमति है? जो फंडामेंटल राइट है 22, उसके 13 में 13 में ये है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 37। इससे पहले एक क्वेश्चन ये छूट गया है, देखिए 37 का तो ए हो गया। 36 का देखिए, रेलवे कर्मचारियों का वेतन एवं एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन के माध्यम से संशोधित किया जाता है, जिसे कहा जाता है, तो ये आई पास कहा जाता है। आई पास, आई पास कहा जाता है। आई पास का मतलब होता है इंटरग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम, फुल फॉर्म इसकी होती है इंटरग्रेटेड पेरोल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। यहाँ पर एक देखिए निवारण, निवारण भी समझ लीजिए कि जो सेवारत कर्मचारी हैं, पूर्व रेलवे कर्मचारी हैं, उनकी सेवा संबंधित जो मामले हैं, जैसे वेतन है, प्रमोशन है, पेंशन है, उनके निवारण के लिए एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल बनाया गया है, वही निवारण है। आई पास इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला देखिए, यहाँ पर मैंने बता दिया कि इसका राइट आंसर ए है। अगला 38, सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जाति या जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट। सीधी भर्ती की बात हो रही है, तो सीधी भर्ती में 5 साल की छूट मिलती है। ओबीसी के लिए मिलती है 3 वर्ष की, और पीडब्ल्यूबीडी जो कैंडिडेट है उनको 10 वर्ष की छूट मिलती है। यही क्वेश्चन है, यदि ऐसा बन जाता कि सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के विकलांग उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में छूट, तो विकलांग के लिए पीडब्ल्यूबीडी के लिए कितनी होती है? 10, एसटी एससी के लिए 5, तो टोटल 15 साल की छूट हो जाती है। 15 साल की छूट हो जाती है। अगर विकलांग ओबीसी की बात करें तो 13 साल की छूट, 13 साल की छूट होती है। तो यहाँ कितना आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 39, आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत सूचना आवेदक को दिनों के भीतर भेजी जानी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि प्रथम अपील 30 दिन, तो यहाँ पर देखिए 10 दिन है, 15 है, 20 है, 30 है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई 2005। अगला क्वेश्चन देखिए, एलएपी और एचएलएपी प्रत्येक वर्ष के अग्रिम रूप में कर्मचारी के खाते में जमा कर दिए जाते हैं, तो कब किए जाते हैं? 1 जनवरी और 1 जुलाई। एलएपी जो है, एलएपी 1 जनवरी को 15 और 1 जुलाई को 15, इस प्रकार से 30 एलएपी जमा की जाती है। और एचएलएपी की बात करें तो ये 1 जनवरी को 10 और 1 जुलाई को भी 10 जमा की जाती हैं। एलएपी को आप 300 दिन तक जमा कर सकते हैं, 300 दिन की जमा कर सकते हैं, लेकिन एचएलएपी की कोई सीमा नहीं है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी आप इसको जमा कर सकते हैं, कितनी भी जमा कर सकते हैं। एलएपी एक बार में आप अगर छुट्टी लेना चाहते हैं तो 180 दिन तक की ये छुट्टी ले सकते हैं।
अगर LAP की और बात करें तो लीव इनकेसमेंट आप करा सकते हैं। अवकाश नकदीकरण, हिंदी में बोलेंगे अवकाश नकदीकरण, ये पूरे सेवा काल में 60 छुट्टियों का होता है, जिसमें एक बार में 10 छुट्टी और प्रत्येक 2 वर्ष में, मतलब पूरे सेवा काल में 60 दिन का, मतलब 6 बार होगा लीव इनकेसमेंट। तो यहाँ जो पूछा गया है 1 जनवरी और 1 जुलाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 41, रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्मेड? 1905 में, जब लॉर्ड कर्जन वायसराय थे 1905 में, तब ये रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था। 41 का आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42 देखिए, भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू की गई थी? पहले हम ट्रेनों से संबंधित बात कर लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो पहली जो ट्रेन थी ये कब शुरू की गई थी? तो पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कब, कहां से कहां तक? मुंबई से लेकर थाने के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर ये चलाई गई थी, जिसमें जो ट्रेन थी उसमें 14 डब्बे थे और 400 यात्रियां सवार थे, उसमें 400 यात्री थे। और टोटल जो यात्रा थी 57 मिनट की यात्रा थी। यात्रा कब स्टार्ट हुई थी? 3:30 से स्टार्ट हुई थी और 4:57 तक, मतलब 3:30 से 4:57 तक ये यात्रा चली थी। इसमें 3 इंजन लगाए थे। 3 इंजन कौन कौन से थे? सुल्तान, सिंध और शाहिद, ये 3 इंजन लगाए गए। तो ये तो पहली ट्रेन की बात हुई। दूसरे ट्रेन की बात करें तो ये 15 अगस्त 1854 में दूसरी ट्रेन चली थी। कहां से? कोलकाता से हुगली के बीच में। ये पहली और दूसरी ट्रेन की बात हुई। यहाँ जो पूछा गया है पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू हुई थी, तो ये 3 फरवरी 1925 को शुरू हुई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 42। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड किसके द्वारा रखा जाता है? तो सर्विस रिकॉर्ड ऑफ गजेटेड ऑफिसर्स मेंटेन्ड बाई, ये लेखा विभाग, अकाउंट डिपार्टमेंट द्वारा रखा जाता है। और WLI की बात करें तो WLI पर्सनल ब्रांच द्वारा रखा जाता है। अगला देखिए 44, MCF के वर्तमान महाप्रबंधक कौन है? वर्तमान का मतलब ये पेपर पुराना है और उस समय जो आंसर की में दिया हुआ था तो प्रशांत कुमार मिश्रा दिया हुआ है। वर्तमान, अभी का वर्तमान का मतलब अभी मैं 5 जून को ये वीडियो बना रहा हूँ, 5 जून 2026 को। तो इस समय MCF के वर्तमान महाप्रबंधक जो हैं वो MCF रायबरेली में है, बोर्ड मॉडर्न कोच फैक्ट्री, और इसके वर्तमान जो महाप्रबंधक है श्री रमन कृष्णन, ये 9 अप्रैल 2026 से हैं, 9 अप्रैल 2026 से हैं। इसके अलावा आपको अगर इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लगता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 45, एक बार में कितने दिनों के लिए यात्रा भत्ता दे है? तो एक बार में 180 दिनों तक यात्रा भत्ता दिया जा सकता है। यात्रा भत्ता मिलता कब है? जब आप हेडक्वार्टर से 8 किलोमीटर या 8 किलोमीटर से अधिक दूरी पर वर्क के लिए जाएंगे, रेलवे कार्य के लिए जाएंगे, तभी आपको क्या मिलेगा? यात्रा भत्ता दिया जाएगा। उसमें भी कितना कितना मिलेगा? जब यदि आप 6 घंटे से कम 6 घंटे से कम हेडक्वार्टर से दूर रहते हो तो आपको 30% मिलेगा। यदि 6 घंटे से 12 घंटे, 6 घंटे से अधिक लेकिन 12 घंटे से कम, तो आपको 70% मिलेगा। यदि आप 12 घंटे से अधिक समय तक हेडक्वार्टर से दूर रहते हो तो आपको 100% ये यात्रा भत्ता दिया जाएगा और अधिकतम 180 दिन का ये दिया जाता है। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि कितना कितना मिलता है। जैसे L1 से लेकर L5 तक सबको सेम मिलता है और अभी वर्तमान में 625 रुपये ये मिल रहा है, पहले ये 500 था। आप उसी टाइप से देख सकते हैं कि जितने, जैसे 50% डीए हो गया तो जितने भी भत्ते थे उनमें 25% की वृद्धि होगी है। तो पुराना यदि याद है तो आप उसका 25% निकाल के उसमें जोड़ सकते हैं तो आपका ये नया भत्ता आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 46, रक्तदान करने वाले कर्मचारियों को कितने दिनों की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है? रक्तदान करने वाले कर्मचारियों को कितने दिन की छुट्टी, हाउ मेनी डेज लीव कैन बी सैंक्शन्ड फॉर ए एम्प्लॉय हु डोनेटेड द ब्लड? मतलब यहाँ पर SCL के लिए पूछा गया है, स्पेशल कैजुअल लीव के लिए पूछा गया है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है।
तो एचसीएल तो ये वनडे के लिए होता है, मतदान के लिए भी एक दिन का होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर छुट्टियों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ लिखता हूँ कि एक दिन की छुट्टी कब, ब्लड डोनेट के लिए, मतदान के लिए एक दिन की छुट्टी मिलती है। यूनियन की मीटिंग के लिए 3 दिन की छुट्टी मिलती है। 3 दिन की छुट्टी कब, यूनियन की मीटिंग के लिए। 4 दिन की छुट्टी भी किसको मिलती है, दिव्यांग जो कर्मचारी हैं उनको स्पेशल सीएल मिलती है। जो छुट्टियां आपको सीएल मिली हुई है उसके अलावा 4 स्पेशल सीएल भी उनको मिलती हैं। 6 छुट्टियां पुरुष रेलवे कर्मचारी ने स्वयं ने यदि नसबंदी कराई है तो उसको 6 स्पेशल सीएल मिलेंगी, और ये 6 स्पेशल सीएल छुट्टी और रविवार के दिनों को छोड़कर मिलेंगी। 14 दिन की छुट्टी जब महिला रेल सेवक ने अपनी नसबंदी कराई है तो उनको 14 दिन की छुट्टी मिलेगी, जिसमें जो छुट्टी है रविवार है उसके दिनों को छोड़कर ये छुट्टी मिलती है। 30 दिन की बात करें, यहाँ पर समझ लीजिए 1, 3, 4, 6, 14, 30 से 30 में स्काउट, खेलकूद या सांस्कृतिक कार्यक्रम से संबंधित जो रेल सेवक है उनको ये 30 दिन की छुट्टी मिलती है। 42 दिन की छुट्टी अंगदान करने वाले कर्मचारियों को मिलती है। इसके अलावा 42 के बाद यहाँ पर देखिए 45 और 90। 45 जो नेशनल खिलाड़ी हैं खेलकूद के लिए मिलती है, और 90 दिन की इंटरनेशनल खेलकूद के लिए ये छुट्टियां मिलती हैं। तो ये समझ लीजिए, तो यहाँ पर जो पूछा गया था स्पेशल सीएल के लिए पूछा गया था कि ब्लड डोनेट करने वाले को एक दिन की स्पेशल सीएल दी जाती है। अगला देखिए, पदोन्नति पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। ईडब्ल्यूएस देखिए पदोन्नति की बात हो रही है, पदोन्नति में केवल एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी जो विकलांग कर्मचारी हैं उनको ही आरक्षण दिया जाता है और किसी को नहीं मिलता है। इसमें ईडब्ल्यूएस को पूछा गया तो ईडब्ल्यूएस को कुछ नहीं मिलेगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। यहाँ पर जो आंसर की है उसमें 10% दिया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लें। ईडब्ल्यूएस को कोई भी आरक्षण नहीं मिलता है। एससी, एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को ही पदोन्नति में आर्थिक रूप से पदोन्नति में आरक्षण मिलता है। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसको नहीं मिलता है। ईडब्ल्यूएस कौन होते हैं? ईडब्ल्यूएस की जो पात्रता होती है, जिनकी आय 8 लाख से अधिक नहीं है वो ईडब्ल्यूएस में आएंगे। और किसान की बात करें तो किसान जिनके पास 5 एकड़ से अधिक जमीन नहीं है तो वो ईडब्ल्यूएस में आएंगे। अगली बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। 48 में देखिए, इनमें से किसका उत्पादन एमसीएफ में नहीं किया जाता है? एमसीएफ का मतलब मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली। तो नहीं किया जाता है ये पूछा गया है, तो पावर कोच का होता है, पेंट्री कार का होता है, मेमो का होता है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो होते हैं उनको CLW चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में होता है, जो वेस्ट बंगाल में है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि नहीं और है आप अच्छे से समझें, इसमें नहीं पूछा गया है कि नहीं किया जा रहा है, तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 49, भारत के रेल मंत्री के रूप में कौन कार्य नहीं किया है? हु वाज नॉट सर्व एज ए रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर पीयूष गोयल भी रेलवे मंत्री रहे, सुरेश प्रभु भी, दिनेश त्रिवेदी भी, लेकिन मनमोहन सिंह ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे लेकिन रेल मंत्री कभी भी नहीं रहे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 50, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर आपको बहुत कुछ समझाने वाला हूँ। पीएनएम इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर है इसका, ऑप्शन ए। यहाँ पर देखिए ये 3 स्तर पर काम करती है, एक तो डिवीजन, एक जोनल और एक रेलवे बोर्ड। ये 3 स्तर पर काम करती है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, एक तो समय पूछ लिया जाता है। तो डिवीजन स्तर पर ये जो मीटिंग होती है वर्ष में 6 बार होती है, मतलब बोल सकते हैं कि 2 मंथ में 1 बार। जोनल स्तर पर ये 4 बार होती हैं, 4 बार का मतलब साल में 4 बार, और 3 मंथ में 1 बार। रेलवे बोर्ड स्तर पर ये 2 बार होती है, मतलब 6 माह में 1 बार। ये तो मीटिंग्स की बात हुई। अब इनके अध्यक्ष और सचिव पूछ लिए जाते हैं। अध्यक्ष की बात करें डीआरएम लेवल डिवीजन लेवल पर तो डीआरएम साहब होते हैं, जोनल लेवल पर जीएम साहब होते हैं, और रेलवे बोर्ड स्तर पर सीआरबी या सीईओ इसके अध्यक्ष होते हैं। ऐसे ही हम बात कर लें इसके सचिव की, तो डिवीजन लेवल पर सीनियर डीपीओ होते हैं, डीपीओ सीनियर डीपीओ। जोनल लेवल पर पीसीपीओ प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, और रेल बोर्ड स्तर पर इसके जो होते हैं
वो डिप्टी डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट इसके सचिव होते हैं। तो ये पीएनएम की जो पीएनएम के बारे में जो जानकारी थी वो जानकारी है। ये कब आया था? एक एक 1952, 1 जनवरी 1952 को बीबी गिरी द्वारा लाया गया था, 1 जनवरी 1952 को। पीएनएम परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी, ये समझ लीजिए। अगला देखिए, प्रेम, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो प्रेम की फुल फॉर्म पूछी गई है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट। पी से पार्टिसिपेशन, आर से रेलवे, ई से एम्प्लॉय और एम से मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय इन मैनेजमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी 3 स्तर पर काम करती है। वही 3 स्तर हैं, डिवीजन, डिवीजन और जोनल और रेलवे बोर्ड। अध्यक्ष सेम होते हैं, डिवीजन पर डीआरएम होते हैं, जोनल पर जीएम होते हैं, रेलवे बोर्ड पर सीआरबी होते हैं। लेकिन सच में देखिए, डिवीजन लेवल पर सीनियर डीपीओ होते हैं और जोनल लेवल पर डिप्टी जीएम जो जनरल होते हैं वो होते हैं, और रेलवे बोर्ड स्तर पर सचिव रेलवे बोर्ड इसके सचिव होते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52, एमएससीपी के तहत वित्तीय उन्नयन उन कर्मचारियों को दिया जाता है जिन्हें डैश वर्षों तक काम करने के बाद भी नियमित पदोन्नति नहीं मिल रही है। फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी इज गिवन टू द एम्प्लॉय हु आर नॉट गेटिंग रेगुलर प्रमोशन इवन आफ्टर वर्किंग फॉर डैश ईयर्स। तो मैंने आपको बताया था, मॉडिफाइड जो एस्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम है एमएससीपी, इसमें 3 वित्तीय उन्नयन मिलते हैं, और ये 10, 20, 30 से 10, 20, 30, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद 3 वित्तीय उन्नयन मिलते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 53, ZRUC इज, ये फुल फॉर्म पूछी गई है ZRUC। तो जेड का मतलब होता है यहाँ पर जोनल, आर का मतलब रेलवे, यू का मतलब यूजर्स, सी का मतलब कंसल्टेटिव और सी दूसरी है उसका कमेटी। तो जोनल रेलवे यूजर से कंसल्टेटिव कमेटी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा ऑफ क्वेश्चन नंबर 53। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 54 है। 54 में देखिए, 54 में निम्नलिखित में से प्रशासनिक पदानुक्रम में सर्वोच्च ग्रेड कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए एसएजी, एसजी, जेजी, एचएजी होता है, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च ग्रेड पूछा गया था एचएजी, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड। 55 देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इससे कई क्वेश्चन पेपर में, हर क्वेश्चन में, बहुत क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, अच्छे से समझना है। क्वेश्चन 55 में देखिए, महिला रेल कर्मचारियों या महिला कर्मचारियों को बाल देखभाल के लिए, मतलब शिशु देखभाल के लिए अधिकतम अवकाश डैश दिनों तक दिया जाएगा। चाइल्ड केयर लीव फॉर फीमेल एम्प्लॉय गिवन अप टू डैश डेज। CCL चाइल्ड केयर लीव, ये टोटल 730 दिन की मिलती है। कैसे कैसे मिलती है? 365 दिन के लिए जो पहले बार मिलती है उसका 100% यहाँ पर उनको दिया जाता है, और अगले 365 दिन के लिए 80% दिया जाता है। प्रथम जो जीवित बच्चे हैं उनके लिए दिया जाता है, और 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तभी ये दिया जाएगा, प्रथम 2 बच्चों के लिए। कम से कम ये जो 730 दिन है, मतलब CCL है, ये 5 दिन की, एक बार में कम से कम 5 दिन की ली जा सकती है, मतलब कम से कम 5 दिन की लेनी पड़ेंगी, और साल में 3 बार आपको ये मिल सकती है। यदि बच्चा विकलांग है तो उसमें समय का कोई पाबंद नहीं है कि समय, जो समय सीमा है, आयु की जो समय सीमा है उसका कोई वो नहीं है कि इस उम्र तक कोई भी पाबंद नहीं है, किसी भी उम्र तक ये CCL मिल सकती हैं। दोबारा से एक बार समझिए, टोटल 730 मिलती हैं, एक बार में आप कम से कम 5 लेंगे, पूरे साल में 3 बार ले सकते हैं। 365 दिन, स्टार्टिंग के जो 365 दिन है उसके लिए 100% आपको वेतन मिलेगा, और अगले 365 दिन के लिए 80% वेतन दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये CCL के लिए है। टोटल यहाँ पर ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो पेपर है बहुत ही लंबा हो जाएगा, हम एक वीडियो में इसको नहीं बनाना चाहते क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसके बाद जितने भी 55 क्वेश्चन हैं, बाकी जो आधे क्वेश्चन हैं सेकंड पार्ट में कराने वाले हैं। तो सेकंड पार्ट जल्दी 1-2 दिन में सेकंड पार्ट आपको मिल जाएगा।
तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएँ। पीडीएफ के लिए ऑलरेडी मैंने बता दिया कि पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और यदि आपको किसी भी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में कुछ कन्फ्यूजन लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसका आपको जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप के लिए धन्यवाद।